भाग 1 से 19 तक का सबसे छोटा और सटीक रिकैप ये रहा। बीते कल की झलक। भाग 1 19। धोखा। करोड़पति आदित्य खन्ना को उसकी पत्नी नताशा और उसके प्रेमी आकाश ने मिलकर सड़क पर ला खड़ा किया। पुराना इंतकाम। पता चला कि आकाश और उसकी बहन तारा अपने पिता विक्रम मल्होत्रा की बर्बादी का बदला लेने आए थे। अंगूठी का राज। सारी जंग एक पुश्तैनी अंगूठी के लिए है, जो एक घातक फॉर्मूले और करोड़ों के खजाने की चाबी है। तारा का हृदय परिवर्तन। आदित्य की सच्चाई जानकर तारा उसे प्यार करने लगी और अपने ही परिवार के खिलाफ हो गई। विक्रम की वापसी। मरा हुआ समझ लिया गया विक्रम मल्होत्रा वापस लौटा और उसने लालच में अपनी ही बेटी तारा पर हमला कर दिया। गैराज का धमाका। रहमत चाचा ने खुद को कुर्बान करके आदित्य और तारा को बचाया, जबकि नताशा ने विक्रम को धोखा देकर उसे जख्मी कर दिया। रोहन, अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से आदित्य खन्ना का असली इंतकाम शुरू होता है। ये एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा होने वाला है। अध्याय 20। मौत के साए से वापसी। बैकग्राउंड म्यूजिक, भारी धड़कन और गरजते हुए बादलों की आवाज। सफेद धुएं के उस गुबार में जब गोलियां चल रही थीं, तब गैराज के अंदर रहमत चाचा ने एक ऐसा रास्ता खोला जो सिर्फ पुरानी यादों में जिंदा था। उन्होंने फर्श के गुप्त तहखाने से एक पुरानी संदूकची निकाली, लेकिन वो संदूकची कोई साधारण बॉक्स नहीं थी। वो खन्ना एंड मल्होत्रा के विनाश का असली दस्तावेज था। 1। रहमत चाचा का अंतिम दांव। आग की लपटें रहमत चाचा के कुर्ते को छू रही थीं। उन्होंने जख्मी तारा और बेहोश आकाश को एक भूमिगत नाले, सीक्रेट टनल की ओर धकेला। रहमत चाचा हाफते हुए, तारा, इसे लो। ये वो वसीयत है जो विक्रम और नताशा ढूंढ रहे हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारे पिता विक्रम ने ही तुम्हारी मां का सौदा किया था। आदित्य के पिता तो सिर्फ उसे बचाना चाहते थे। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस नफरत की बुनियाद पर उसने आदित्य को बर्बाद किया, वो बुनियाद ही झूठी थी। रहमत चाचा ने उन्हें धक्का दिया और खुद जलती हुई छत के नीचे दब गए। गैराज एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। 2। धुएं के बीच खूनी भिड़ंत। बाहर आदित्य और विक्रम धुएं में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। विक्रम ने आदित्य का गला दबोच रखा था। विक्रम, अंगूठी दे, वरना इस धुएं में कोई नहीं जान पाएगा कि तेरी लाश कहां गई। आदित्य। विक्रम, अंगूठी तो तूने पाली, पर तूने उसकी कीमत नहीं जानी। विक्रम ने जेब से वो अंगूठी निकाली जिसे उसने नीचे से उठाया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, वो चीख पड़ा। वो असली सोना नहीं था, बल्कि एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ नकली पीतल का छल्ला था। आदित्य, खून थूकते हुए, पुलिस यहां पहुंच चुकी है विक्रम। मैंने सरेंडर नहीं किया था, मैंने तुम्हें घेरा था। 3। नताशा की नई गद्दारी, द अल्टीमेट ट्विस्ट। तभी एक और गोली चली, ठाएं। गोली विक्रम के हाथ पर लगी और अंगूठी गिर गई। गोली चलाने वाला कोई पुलिस वाला नहीं था, वह नताशा थी। नताशा अपनी गन लिए आगे बढ़ी। विक्रम, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जैसे पुराने खिलाड़ी के साथ आधी दौलत बांटूंगी? आदित्य अब कंगाल है और तुम अब एक अपराधी। अब ये साम्राज्य सिर्फ मेरा होगा। नताशा ने अपने वफादार गुंडों को इशारा किया। उन्होंने विक्रम और आदित्य दोनों को जंजीरों में जकड़ लिया। 4। नरक का सफर, एक नया ठिकाना। नताशा उन्हें शहर से दूर एक पुराने शिपयार्ड पर ले गई। वहां एक विशाल समुद्री जहाज खड़ा था। नताशा का प्लान था आदित्य की आंखों के सामने विक्रम को मारना और फिर आदित्य से असली अंगूठी का राज उगलवाना। शिपयार्ड के एक अंधेरे कमरे में आदित्य को लटका दिया गया। उसके सामने विक्रम भी बंधा हुआ था। नताशा, आदित्य, आखिरी बार पूछ रही हूं, असली अंगूठी कहां है? अगर नहीं बताया तो तारा और आकाश की लाशें तुम्हारे सामने आएंगी। 5। तारा की जागृति और वापसी। उधर नाले के रास्ते से बाहर निकली तारा और आकाश एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे। तारा ने रहमत चाचा की दी हुई वह पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि विक्रम मल्होत्रा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी, ताकि वो खन्ना साम्राज्य पर अकेले राज कर सके। तारा की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग थी। उसने अपनी बाजू की पट्टी कसी और आकाश की गन उठाई। तारा, भाई, हम आदित्य को बचाएंगे। उसने हमें उस आग से निकाला है, अब हम उसे इस नर्क से निकालेंगे। नरेटर, तारांकन कहानी अब एक विशाल मोड़ ले चुकी है। आदित्य और उसका सबसे बड़ा दुश्मन विक्रम अब एक ही कैद में है। नताशा अब इस खेल की सबसे बड़ी रानी बन चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता कि तारा को अब सच का पता चल गया है। क्या तारा समय पर शिपयार्ड पहुंच पाएगी? क्या आदित्य उस अंगूठी का असली राज बताएगा जो उसके दिल के पास छिपी है? और वो तीसरा खिलाड़ी कौन है
जिसकी परछाई शिपयार्ड के पीछे देखी गई है, मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होगी। ये एपिसोड बहुत लंबा और विवरणों से भरा होगा क्योंकि अब साजिश का दायरा शिपयार्ड से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाला है। अध्याय 22, समुद्र का सन्नाटा और साए की दस्तक। बैकग्राउंड म्यूजिक, गहरा सस्पेंस, पानी की लहरों की भारी आवाज और दूर कहीं बजती एक चेतावनी भरी घंटी। शिपयार्ड का दृश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। नताशा समुद्र की गहराई में समा चुकी थी, लेकिन उसका पतन इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आदित्य ने जिस अंगूठी को लहरों में फेंका था, वो अंधेरे में एक गोताखोर डाइवर की मुट्ठी में कैद हो चुकी थी। एक, वो नकाबपोश तीसरा खिलाड़ी। जहाज के ऊपरी डेक पर खड़ा वो नकाबपोश इंसान धीरे धीरे अपनी मास्क उतारता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य के पिता दिग्विजय खन्ना का पुराना बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया था। सिंघानिया, एक भारी आवाज में, विक्रम मल्होत्रा, तुम्हें लगा कि तुम और नताशा मिलकर उस फॉर्मूले पर कब्जा कर लोगे? दिग्विजय ने वो फॉर्मूला मेरे साथ मिलकर बनाया था और उसका असली हकदार मैं हूं। सिंघानिया के साथ उसके कमांडो दस्ता था, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उन्होंने जख्मी आकाश और तारा को चारों तरफ से घेर लिया। 2, तारा का बलिदान और आदित्य की चीख। सिंघानिया ने अपनी बंदूक तारा की ओर तानी। आदित्य, मुझे पता है कि तुमने जो अंगूठी समुद्र में फेंकी है वो नकली है। असली अंगूठी अब भी तुम्हारे पास है। उसे निकालो वरना तारा की लाश यहीं गिरेगी। आदित्य का शरीर कांप रहा था। उसने अपने कुर्ते के एक गुप्त फटे हुए हिस्से से वो असली पुश्तैनी अंगूठी निकाली। वो अंगूठी अब आग की रोशनी में नहीं बल्कि चांद की चांदनी में एक नीली रोशनी छोड़ रही थी। आदित्य, छोड़ दो उसे सिंघानिया। ये रही अंगूठी, पर याद रखना, इसे पहनना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। 3, अंगूठी का बायोमेट्रिक राज। जैसे ही सिंघानिया ने अंगूठी को अपनी उंगली में डालना चाहा, आदित्य ने तारा को धक्का देकर नीचे गिराया और जमीन पर लेट गया। अचानक अंगूठी से एक तेज अल्ट्रासोनिक वेव निकली। ये अंगूठी सिर्फ एक चाबी नहीं थी बल्कि एक सुरक्षा कवच थी। दिग्विजय खन्ना ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि अगर खन्ना खानदान के खून के अलावा कोई और इसे पहने तो ये एक जहरीली सुई चुभा देती थी। सिंघानिया, आह, मेरे हाथ, क्या किया तूने? सिंघानिया का हाथ नीला पड़ने लगा। इसका एंटीडोट कहाँ है? 4, शिपयार्ड में कोहराम। तभी शिपयार्ड के बाहर से दर्जनों हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई दी। ये पुलिस नहीं थी, ये इंटरपोल के एजेंट थे। उन्हें रहमत चाचा ने अपनी मौत से पहले एक गुप्त सिग्नल भेज दिया था। शिपयार्ड एक युद्ध का मैदान बन गया। आकाश ने जख्मी होने के बावजूद एक मशीन गन उठा ली और सिंघानिया के कमांडो पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आकाश, तारा, आदित्य, यहां से निकलो। जहाज के नीचे एक छोटी नाव स्पीड बोट बंधी है, उसे लो और शहर से दूर चले जाओ। मैं इन्हें संभालूंगा। 5, एक नया ठिकाना, हिमालय की गोद में। आदित्य और तारा उस स्पीड बोट से बच निकले। समुद्र की लहरों को चीरते हुए वे एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां उन्हें कोई ढूंढ न सके। कुछ दिनों बाद वे एक छोटे से पहाड़ी गांव में थे जो बादलों के बीच छुपा हुआ था। वहां आदित्य ने अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह मिटा दी थी, लेकिन उसके पास अब भी वो ब्लैक बॉक्स था जिसे रहमत चाचा ने उसे दिया था। उस बॉक्स के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में आदित्य के पिता विक्रम मल्होत्रा और एक तीसरी महिला थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि तारा की मां थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, खजाना पैसे में नहीं, सच में है। नरेटर, तारांकन, आदित्य और तारा अब भाग रहे हैं, लेकिन क्या वे सच से भाग पाएंगे? सिंघानिया का जहर उसके शरीर में फैल रहा है, क्या वो बदला लेने वापस आएगा? और तारा की मां का उस तस्वीर में होना क्या संकेत दे रहा है? क्या आदित्य के पिता ने तारा की मां को मारा था या सच कुछ और ही है? रोहन, अब कहानी हिमालय की उन बर्फीली वादियों में पहुंच चुकी है जहां सन्नाटा भी चीखता है। पॉकेट एफएम के मेगा एपिसोड की तरह अब हम एक एक पल को विस्तार से जिएंगे। अध्याय 23, बर्फ की चादर और खौफनाक अतीत। बैकग्राउंड म्यूजिक, पहाड़ों की तेज हवाओं की सायं और एक रहस्यमयी बांसुरी की धुन। हिमालय के एक छोटे से गांव अल्मोड़ा के बाहरी हिस्से में एक पुराना लकड़ी का केबिन था। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर अंगीठी में आग धधक रही थी। आदित्य खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसकी और तारा की मां एक साथ मुस्कुरा रही थीं। 1, खामोशी और अधूरा सच। तारा ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा।
उसकी आंखों में अभी भी अपने भाई आकाश को खोने का डर था। तारा, आदित्य, तुम घंटों से इस तस्वीर को देख रहे हो। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि हमारे माता पिता के बीच कोई ऐसा रिश्ता था जो हम नहीं जानते? आदित्य गहरी आवाज में, तारा, मेरे पिता ने हमेशा कहा था कि वफादारी खून से नहीं, एहसानों से तय होती है। इस तस्वीर में तुम्हारी माँ के गले में जो लॉकेट है, जरा उसे गौर से देखो। तारा ने तस्वीर को जूम किया। उस लॉकेट पर वही निशान था जो आदित्य की पुश्तैनी अंगूठी पर बना था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ब्लड कोड था। 2 केबिन के बाहर आहट। अचानक बाहर बर्फ पर किसी के चलने की आवाज आई, कड़ कड़ कड़। आदित्य ने तुरंत अपनी गन निकाली और तारा को पीछे हटने का इशारा किया। केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बुजुर्ग खड़ा था जिसके शरीर पर गहरे जख्म थे और उसने फटे हुए ऊनी कपड़े पहने थे। बुजुर्ग, आदित्य खन्ना, आखिर तुम यहां पहुंच ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 10 सालों से कर रहा हूं। आदित्य चौंक गया। तुम कौन हो? बुजुर्ग, मेरा नाम पंडित है। मैं तुम्हारे पिता का वफादार खजांची अकाउंटेंट था। और तारा, तुम्हारी मां ने मरने से पहले मुझे एक अमानत सौंपी थी। 3 द गोल्डन डायरी का रहस्य। पंडित ने अपने कोट के अंदर से एक छोटी सी सुनहरी डायरी निकाली। पंडित, विक्रम मल्होत्रा ने दुनिया को बताया कि आदित्य के पिता ने तुम्हारी मां को मारा, पर सच ये है कि तुम्हारी मां ने खुद को कुर्बान किया था ताकि दिग्विजय खन्ना, आदित्य के पिता, उस फॉर्मूले को सिंघानिया के हाथों में जाने से रोक सके। तुम्हारी मां दरअसल एक अंडरकवर एजेंट थी। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मां एजेंट थी? पंडित, हाँ, और उस फॉर्मूले का दूसरा आधा हिस्सा तुम्हारे शरीर के अंदर एक नैनो चिप के रूप में है, जिसे तुम्हारी मां ने बचपन में एक सर्जरी के दौरान तुम्हारे सीने में छुपा दिया था। 4 सिंघानिया की वापसी, जहर का असर। उधर शहर के एक हाईटेक हॉस्पिटल में सिंघानिया बेड पर लेटा था। उसका पूरा हाथ काला पड़ चुका था। सिंघानिया हाफते हुए, मुझे वो एंटीडोट चाहिए और उस लड़की तारा को जिंदा पकड़ो। मुझे पता चला है कि फॉर्मूला कहीं और नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर है। उसे चीर दो, पर मुझे वो डेटा चाहिए। सिंघानिया ने अपने सबसे खतरनाक कातिल द घोस्ट को एक्टिवेट कर दिया। द घोस्ट एक ऐसा शिकारी था जिसने आज तक कोई मिशन फेल नहीं किया था। 5 रात का खौफनाक हमला। पहाड़ों में रात गहरी हो गई थी। अचानक केबिन के शीशे चकनाचूर हो गए। एक स्मोक बम अंदर फेंका गया। पंडित, भागो! वे आ गए। धुएं के बीच आदित्य ने तारा का हाथ पकड़ा। वे पीछे के रास्ते से बर्फीले जंगलों की ओर भागे। पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। द घोस्ट अपने थर्मल विजन चश्मे से उन्हें ट्रैक कर रहा था। आदित्य और तारा एक ढलान से नीचे लुढ़क गए और एक गुफा के मुहाने पर रुके। तारा के सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा। उस नैनो चिप ने एक्टिवेट होना शुरू कर दिया था। नरेटर, तारांकन, तारा के शरीर के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। सिंघानिया का सबसे खतरनाक शिकारी उनके पीछे है। क्या आदित्य अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या उसे तारा की जान और फॉर्मूले में से किसी एक को चुनना होगा? और क्या आकाश वाकई मर गया है या वो कहीं और से इस खेल को देख रहा है? अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हिमालय की सर्द हवाएं और भी कातिलाना होने वाली हैं। अब हम तारा के शरीर में छिपे उस नैनो चिप के राज को और गहरा करेंगे और आदित्य के संघर्ष को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अध्याय 24, नसों में दौड़ता डिजिटल जहर। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक रहस्यमयी इलेक्ट्रिक बीट और बर्फ के गिरने की धीमी आवाज। गुफा के भीतर सन्नाटा था, लेकिन तारा की सांसें किसी इंजन की तरह तेज चल रही थीं। गुफा की दीवारों पर जमी बर्फ तारा के शरीर से निकलने वाली गर्मी की वजह से पिघलने लगी थी। आदित्य ने देखा कि तारा की गर्दन के पास की नसें नीली नहीं, बल्कि एक अजीब सी सुनहरी गोल्डन रोशनी से चमक रही थी। 1 चिप का एक्टिवेशन, द नैनो पल्स। तारा दर्द से कराह रही थी। उस नैनो चिप ने तारा के डीएनए के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये एक जीवित प्रोग्राम था। तारा कराहते हुए, आदित्य, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे रगों में पिघला हुआ लोहा दौड़ रहा है। मुझे छोड़ दो और यहां से भागो। द घोस्ट आता ही होगा। आदित्य, तारा का सिर अपनी गोद में रखते हुए, कभी नहीं तारा। मैंने एक बार तुम्हें खोने की गलती की थी, अब नहीं। अगर मौत आएगी तो पहले मुझसे टकराएगी। तभी गुफा के मुहाने पर एक साया उभरा। वो है द घोस्ट था। उसके हाथ में एक हाईटेक हार्ट बीट सेंसर था। वो बिना कोई आवाज किए
गुफा के अंदर दाखिल हुआ। 2. द घोस्ट का खौफनाक वार। द घोस्ट ने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। अचानक पूरी गुफा में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी पैदा हुई। आदित्य की गन ने काम करना बंद कर दिया और तारा की चीख गूंज उठी क्योंकि वो चिप ईएमपी की वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगी थी। द घोस्ट एक यांत्रिक आवाज में, आदित्य खन्ना, समर्पण कर दो, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, सिंघानिया को उसका डेटा चाहिए और मुझे मेरा इनाम। आदित्य ने अपनी बेकार हो चुकी गन फेंक दी और एक नुकीला पत्थर उठा लिया। इनाम तो तुझे मिलेगा, मेरी नफरत का। 3. पत्थरों और खून की जंग। आदित्य और द घोस्ट के बीच गुफा के अंदर मलखंब जैसी लड़ाई शुरू हुई। द घोस्ट के पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग थी, लेकिन आदित्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आदित्य ने अपनी अंगूठी, जो अब भी उसकी उंगली में थी, का इस्तेमाल करते हुए द घोस्ट की आंख पर वार किया। अंगूठी का वो नुकीला कोना द घोस्ट के चश्मे को चीर गया। द घोस्ट लड़खड़ाया, लेकिन तभी उसने एक छोटा चाकू आदित्य के कंधे में उतार दिया। आदित्य दीवार से जा टकराया। 4. तारा का नया अवतार, द डेटा सर्ज। तारा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से डिजिटल कोड की तरह चमक रही थीं। चिप ने उसके दिमाग के उस हिस्से को कंट्रोल कर लिया था जो इंसान को सुपर ह्यूमन बनाता है। तारा अचानक बिजली की फुर्ती से उठी और उसने द घोस्ट का हाथ पकड़ लिया। एक झटके में उसने द घोस्ट की कलाई मरोड़ दी। द घोस्ट, जो एक प्रोफेशनल कातिल था, तारा की इस ताकत को देखकर सन्न रह गया। तारा, एक ऐसी आवाज में जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी, सिंघानिया को कहना कि सूरज अब पश्चिम से उगेगा। तारा ने द घोस्ट को उठाकर गुफा की दीवार पर इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश हो गया। लेकिन इस ताकत के इस्तेमाल के तुरंत बाद तारा आदित्य की बाहों में गिर गई। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा था। 5. एक अनजाना रक्षक। तभी गुफा के बाहर से एक सीटी की आवाज आई। एक साया धीरे धीरे अंदर आया। उसने एक भारी ओवरकोट पहना था और चेहरा ढका हुआ था। नकाबपोश। अगर इसे अगले 1 घंटे में पारा मर्क्यूरी के कुंड में नहीं डाला गया तो ये चिप इसके दिल को जला देगी। आदित्य ने चौकन्ना होकर पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना नकाब हटाया। वह आकाश था, लेकिन उसका आधा चेहरा जल चुका था और उसकी एक आंख नकली साइबरनेटिक लग रही थी। आकाश, मैं मरकर वापस आया हूं आदित्य। नताशा ने मुझे मारने की कोशिश की, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। चलो, मेरे पास एक ठिकाना है। नरेटर। तारांकन आकाश जिंदा है, पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तारा की जान एक धागे से लटकी है और सिंघानिया को अब पता चल गया है कि चिप एक्टिवेट हो चुकी है। क्या आकाश आदित्य की मदद करेगा या वो खुद उस चिप के डेटा का भूखा है? और पारा का वो रहस्यमयी कुंड कहाँ है? अब कहानी उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां भी एक प्राचीन राज उगलने वाली हैं। आकाश की वापसी ने खेल को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम इस सफर को और भी गहराई और विवरण के साथ आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 25, प्राचीन मठ और अधूरी वसीयत। बैकग्राउंड म्यूजिक, तिब्बती शंख की भारी आवाज और तेज बर्फीले तूफान का शोर। आकाश की उस जली हुई सूरत और उसकी नकली साइबरनेटिक आंख को देखकर आदित्य का कलेजा कांप गया। लेकिन सवाल करने का वक्त नहीं था। तारा का शरीर नीला पड़ता जा रहा था और उसकी आंखों से अब भी सुनहरी रोशनी की लपटें निकल रही थीं। 1. मौत का सफर, शून्य की ओर। आकाश उन्हें एक पुरानी बर्फ काटने वाली मशीन स्नो मोबाइल तक ले गया। उसने तारा को बीच में लिटाया और आदित्य को पीछे बैठने का इशारा किया। आकाश, पकड़ के बैठना आदित्य। जिस मठ में हम जा रहे हैं वहां तक पहुंचने से पहले हमें मौत की ढलान को पार करना होगा। मशीन तेज रफ्तार से उबड़ खाबड़ बर्फ पर दौड़ने लगी। पीछे से द घोस्ट के बैकअप दस्ते की लाइटें दिखाई दे रही थीं। आकाश ने एक बटन दबाया और गाड़ी के पीछे से धुएं की एक मोटी परत निकली जिससे पीछा करने वालों का रास्ता भटक गया। 2. सुनसान मठ, द हिडन मॉनेस्ट्री। लगभग 2 घंटे के जानलेवा सफर के बाद वे एक ऐसी चोटी पर पहुंचे जहां बादलों के सिवा कुछ नहीं था। वहां पत्थरों से बना एक विशाल मठ था जिसका नाम था शून्यम। मठ के भारी दरवाजे अपने आप खुले। अंदर मशालें जल रही थीं। वहां एक बूढ़ा लामा भिक्षु बैठा था जिसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं। लामा, आकाश, तुम देर से आए। चिप ने उसके दिल की धड़कन को 200 के पार पहुंचा दिया है। 3. पारा का रहस्यमयी कुंड, द मर्क्यूरी बाथ। मठ के केंद्र में एक छोटा सा कुंड था जिसमें पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ पारा मर्क्यूरी भरा था। उस पारे के ऊपर नीले रंग की बिजली की लहरें दौड़ रही थी। आकाश, आदित्य,
तुम्हें इसे इस कुंड में उतारना होगा। ये पारा उस चिप की अतिरिक्त ऊर्जा को सोख लेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम भी उस पारे के संपर्क में आए तो तुम्हारा शरीर जम जाएगा। आदित्य ने तारा को अपनी बाहों में उठाया। वो आग की तरह तप रही थी। जैसे ही उसने तारा को पारे के पास पहुंचाया, मठ की छत पर लगे कांच के गुंबद से चांद की रोशनी सीधे तारा के माथे पर पड़ी। तारा का शरीर धीरे धीरे पारे के कुंड में उतरने लगा। जैसे ही पारा उसके शरीर को छूने लगा, पूरे मठ में एक तेज इलेक्ट्रॉनिक गूंज सुनाई दी। चिप से सारा डेटा निकलकर मठ की दीवारों पर लगे प्राचीन सिलेंडरों में स्टोर होने लगा। 4. आकाश का कड़वा सच। तारा जब स्थिर हुई तो आदित्य ने आकाश को दीवार से लगकर हाँफते हुए देखा। आदित्य, आकाश, तुम जिंदा कैसे बचे और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? आकाश, कड़वी मुस्कान के साथ, जब नताशा ने शिपयार्ड में मुझे जिंदा जलाया, तब मुझे एक अनजान संस्था ने बचाया। वे खुद को द गार्डियंस कहते हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता को वो फॉर्मूला बनाने में मदद की थी। उन्होंने मुझे ये नया शरीर दिया और बदले में मैंने उन्हें वादा किया कि मैं तारा को उन तक पहुंचाऊंगा। आदित्य की आंखें फैल गईं। मतलब तुम भी उसे यहाँ किसी सौदे के तहत लाए हो? 5. सिंघानिया का खौफनाक आगमन। तभी मठ का भारी दरवाजा एक धमाके के साथ टूटा। सिंघानिया अब एक व्हीलचेयर पर था। उसका पूरा आधा शरीर मशीनों से जुड़ा था। उसके साथ आधुनिक हथियारों से लैस एक पूरी सेना थी। सिंघानिया, गार्डियंस, सौदा सब बेकार है। वो चिप अब डाउनलोड हो रही है और वो सारा डेटा मेरे सर्वर पर आएगा। सिंघानिया ने एक रिमोट दबाया। अचानक तारा की आंखों से खून निकलने लगा। वो चिप अब तारा की यादों को मिटाकर डेटा बाहर निकाल रही थी। नरेटर, तारांकन, तारा की यादें मिट रही हैं। क्या वो आदित्य को भूल जाएगी? आकाश क्या वाकई गद्दार बन चुका है, या वो सिंघानिया को फांसने के लिए कोई चाल चल रहा है? और मठ के नीचे दबे उस खजाने का क्या, जो सिर्फ तब खुलता है जब पारा का कुंड पूरी तरह भर जाए? अब कहानी उस चरम सीमा पर है जहां तकनीक, तंत्र और त्याग का संगम होने वाला है। मढ़ के अंदर का तापमान गिर रहा है, लेकिन नफरत और जुनून की आग उबल रही है। चलिए इस महाधारावाहिक के अगले 20-30 मिनट के दृश्य को गहराई से बुनते हैं। अध्याय 26, स्मृति का विलोपन और अंतिम युद्ध। बैकग्राउंड म्यूजिक, तेज और धड़कन बढ़ा देने वाली इलेक्ट्रॉनिक बीट के साथ प्राचीन मंत्रों का शोर। मठ की दीवारों पर लगे डेटा सिलेंडरों में नीली रोशनी तेजी से दौड़ रही थी। रोहन, अब कहानी उस मुकाम पर है जहां मठ की दीवारें गिर रही हैं और मौत हर तरफ नाच रही है। आकाश की कुर्बानी, आदित्य का पागल मुकाम पर है जहां मठ की दीवारें गिर रही हैं और मौत हर तरफ नाच रही है। आकाश की कुर्बानी, आदित्य का पागलपन और तारा की बदलती शक्ति, सब कुछ अब इस 20 मिनट के लंबे और विस्तृत दृश्य में सामने आएगा। अध्याय 27, प्रलय और नई उत्पत्ति। बैकग्राउंड म्यूजिक, गिरते हुए पत्थरों की गूंज, सायरन की आवाज और एक दिल दहला देने वाला सस्पेंस। मठ की छत से बर्फ और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। सिंघानिया की सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड ने पूरी पहाड़ी को एक टाइम बम बना दिया था। पारे का कुंड अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। नीली बिजलियां पारे की सतह पर नाच रही थीं। 1. पारे के कुंड में जीवन और मृत्यु का संघर्ष। आदित्य ने तारा को पारे के कुंड से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पारे की बर्फीली ठंडक आदित्य के पैरों को सुन्न कर चुकी थी, लेकिन तारा का शरीर अभी भी दहक रहा था। आदित्य, दहाड़ते हुए, आकाश, जल्दी करो, ये जगह किसी भी वक्त जमींदोज हो जाएगी। आकाश, जिसका आधा मशीनी शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, सिंघानिया के मुख्य कंप्यूटर सर्वर से चिपका हुआ था। उसकी साइबरनेटिक आंख से डेटा की धाराएं बह रही थीं। आकाश, आदित्य, ले जाओ उसे। मैं इस सिस्टम को अंदर से जाम कर रहा हूं ताकि सिंघानिया का कोई भी डेटा बाहर न जा सके। मेरी जान अब इस मशीन का हिस्सा बन चुकी है। 2. तारा की अलौकिक वापसी। जैसे ही आदित्य ने तारा को कुंड के किनारे पर रखा, तारा की आंखें खुली। लेकिन ये वो तारा नहीं थी जिसे आदित्य जानता था। उसकी आंखों में अब पूरी दुनिया का डिजिटल ज्ञान और द गार्डियंस के गुप्त कोड समा चुके थे। तारा ने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक मठ के अंदर गिरते हुए पत्थर हवा में ही रुक गए, जैसे उसने समय को अपनी उंगलियों पर नचा दिया हो। तारा, एक गूंजती हुई आवाज में, विनाश अभी नहीं होगा। उसने अपनी शक्ति से एक प्रोटेक्शन शील्ड, सुरक्षा कवच बना दी, जिससे गिरता हुआ मलबा उन पर नहीं गिर रहा था। लेकिन ये शक्ति तारा के शरीर को अंदर से तोड़ रही थी। 3. सिंघानिया का खौफनाक अंत। सिंघानिया अपनी व्हीलचेयर पर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मशीनी टांगों ने जवाब दे दिया था।
सिंघानिया, नहीं, ये ताकत मेरी होनी चाहिए थी। तारा, मुझे वो कोड दे दो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। तारा ने सिंघानिया की ओर देखा। उसकी नजरों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। तारा, लालच का कोई अंत नहीं होता, सिंघानिया। तारा ने एक इशारा किया और सिंघानिया का सारा डेटा बैंक, उसकी सारी मशीनें एक ही पल में राख हो गईं। सिंघानिया का शरीर, जो मशीनों के सहारे जिंदा था, धीरे धीरे बेजान होने लगा। वो अपनी हार की चीख के साथ मलबे के नीचे दब गया। 4. आकाश का अंतिम बलिदान। आदित्य और तारा आकाश के पास पहुंचे। आकाश का मशीनी हिस्सा अब सफेद पड़ चुका था। आकाश, आदित्य, तारा का ख्याल रखना। ये अब सिर्फ एक लड़की नहीं है, ये एक जिंदा चाबी है। दुनिया के भूखे भेड़िए इसके पीछे आएंगे। इसे किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, जहां तकनीक न पहुंच सके। आकाश ने एक आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा छुआ और उसका सिस्टम पूरी तरह से शट डाउन हो गया। मठ के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा शून्य मठ बर्फ की चादर के नीचे दफन हो गया। 5. राख के बीच से उदय। धमाके के कुछ घंटों बाद जब बर्फीला तूफान थमा, तो मलबे के बीच से 2 साए बाहर निकले। आदित्य ने तारा को सहारा दिया हुआ था। तारा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में अब भी नीली चिंगारियां कभी कभी कौंध जाती थीं। वे अब हिमालय की उन ऊंचाइयों पर थे जहां से दुनिया बहुत छोटी दिख रही थी। तारा, आदित्य, आकाश ने सही कहा था। मेरे अंदर जो है वो दुनिया को बदल सकता है या तबाह कर सकता है। हमें अब एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हम खुद को और इस सच को छुपा सकें। नरेटर, तारांकन आकाश चला गया, सिंघानिया मिट गया, लेकिन तारा अब एक सुपर ह्यूमन बन चुकी है। आदित्य खन्ना, जो कभी महलों का राजा था, आज एक ऐसी शक्ति का रक्षक है जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। क्या द गार्डियंस उन्हें शांति से जीने देंगे? और वो कौन सी रहस्यमयी संस्था है जो अब तारा के इस नए रूप को सैटेलाइट से ट्रैक कर रही है? अध्याय 28, खामोश वादियां और अनजान आहट। बैकग्राउंड म्यूजिक। दूर से आती भेड़ियों की आवाज और बर्फ पर धीरे धीरे चलने की आवाज, चर चर चर। मठ के विनाश के बाद 3 दिन बीत चुके थे। हिमालय की एक बहुत ही दुर्गम गुफा में आदित्य ने आग जला रखी थी। तारा एक पत्थर पर बैठी थी, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कहीं देख नहीं रही थी। उसके दिमाग में हजारों डेटा स्ट्रीम्स चल रही थी, दुनिया भर के शेयर बाजारों की हलचल, मिलिट्री सिग्नल्स और पुराने इतिहास के वो राज जो कभी लिखे ही नहीं गए। 1. तारा का नया संघर्ष। आदित्य ने आग के पास एक पुराना प्याला रखा जिसमें गर्म पानी और कुछ जड़ी बूटियां थीं। आदित्य, तारा, कुछ पी लो। तुम 3 दिन से हिली तक नहीं हो। तुम्हारी आंखों की वो चमक, वो मुझे डराती है। तारा, बिना पलक झपकाए, मशीनी आवाज में। आदित्य, मुझे इस समय प्रशांत महासागर में एक डूबते हुए जहाज की चीखें सुनाई दे रही हैं। मुझे ब्राजील के जंगलों में कटते हुए पेड़ों का दर्द महसूस हो रहा है। मैं अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, मैं ग्रिड बन चुकी हूं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब इंसान की तरह गर्म नहीं था, बल्कि उसमें एक हल्की सी बिजली की झंझनाहट थी। आदित्य, मेरे लिए तुम वही तारा हो जिसने उस पुरानी हवेली में मेरा हाथ थामा था। इस मशीनी शोर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। 2. गुफा के बाहर का साया। तभी तारा का सिर एक तरफ झुका। उसने हवा में कुछ सूंघा। तारा, वे आ रहे हैं, लेकिन ये सिंघानिया के लोग नहीं हैं। इनके जूतों की आवाज, ये बहुत हल्के हैं, ये इंसान नहीं है। आदित्य तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी वो पुरानी जंग लगी हुई पिस्तौल निकाली। गुफा के मुहाने पर नीले रंग की लेजर लाइट्स चमकने लगीं। 3. द गार्डियंस के शिकारी कुत्ते। गुफा के बाहर 4 छोटे छोटे रोबोटिक कुत्ते, कॉम्बैट ड्रोन्स खड़े थे। उनकी आंखें लाल रंग की थीं और उनके ऊपर छोटी छोटी मशीन गन्स लगी थीं। ये द गार्डियंस की सबसे एडवांस तकनीक थी, ब्लैक हाउंड्स। एक मशीनी आवाज गूंजी। आदित्य खन्ना, संपत्ति नंबर 709 तारा को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें एक सुरक्षित जीवन और नया चेहरा दिया जाएगा। मना करने पर मृत्यु निश्चित है। 4. आदित्य की रणनीति। आदित्य को पता था कि गोलियों से इन मशीनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने गुफा की छत की ओर देखा जहां बर्फ की भारी सिल्लियां लटकी थीं। आदित्य, तारा, क्या तुम उन रोबोट्स के सिस्टम को जाम कर सकती हो? बस 10 सेकंड के लिए। तारा ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके माथे से पसीना बहने लगा। अचानक गुफा के बाहर खड़े रोबोट्स गोल गोल घूमने लगे। उनके सेंसर्स जाम हो चुके थे। तारा, अब। आदित्य। आदित्य ने गुफा की दीवार पर लगी एक भारी चट्टान को धक्का दिया।
वो चट्टान सीधे उन ब्लैक हाउंड्स पर गिरी और उन्हें कुचलते हुए नीचे गहरी खाई में ले गई। 5. एक अनजाना संदेश। जब सब शांत हुआ तो एक रोबोट का आधा हिस्सा अभी भी गुफा के मुहाने पर पड़ा था। उसके स्पीकर से एक आवाज आई, लेकिन यह आवाज सिंघानिया या किसी मशीन की नहीं थी। आवाज, आदित्य, डरो मत, मैं रहमत चाचा का पुराना साथी हूं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उत्तर की ओर नीले पहाड़ की तलाश करो। वहां प्रोजेक्ट छाया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तारा अचानक कांप उठी। प्रोजेक्ट छाया, ये नाम मेरे डेटाबेस में लाल खतरे के निशान के साथ है आदित्य। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। नरेटर, तारांकन, आदित्य अब एक दोराहे पर है। क्या वो उस अनजान संदेश पर भरोसा करे या तारा के उस मशीनी डर पर? प्रोजेक्ट छाया क्या है और रहमत चाचा का वो साथी कौन है जो इस बर्फीली मौत के बीच उनकी मदद करना चाहता है? और क्या तारा का दिमाग धीरे धीरे उसके शरीर को जला रहा है?